नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ हैं समीर और सुरभि। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। संसद भवन में एक बड़ी बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में बैठक चल रही है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। ये अभी बड़ी खबर आ रही है। इस बैठक में क्या कुछ चल रहा है, तमाम जानकारियां जुटाने के लिए आनंद प्रकाश पांडे का रुख कर लेते हैं। आनंद, कितनी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है और कब तक खत्म होगी? क्या जानकारियां बैठक के संबंध में? जी देखिए, लगभग आधे घंटे पहले ये बैठक शुरू हुई है। ये बैठक राजनाथ सिंह के जो संसद दफ्तर उसमें बैठक चल रही है। उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ अमित शाह मौजूद है और साथ ही साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद है। और जो समसामयिक मुद्दे उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि किसी तरह से विपक्ष लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर हमलावर है। हरियाणा में किसान जो है धरने पर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ कैसे उस इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी लगातार किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं और एमएसपी के लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं, इसको कैसे टैकल कर रहा है, क्योंकि झारखंड में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है और इन मुद्दों को कैसे टैकल करना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है। अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर, नीति निर्धारण को लेकर ये अहम बैठक, जिसके बारे में डिटेल दे रहे थे आनंद हमारे सहयोगी, जिसमें कुछ ऐसे बुनियादी मुद्दे में है जिस पर विपक्ष घेर रहा है मौजूदा सरकार को। शुक्रिया आनंद आपका। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अहम खबर आज की। आज विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई। फाइनल मुकाबले से ठीक पहले देश की बेटी कैसे मेडल से चूक गई, ये रिपोर्ट देखिए। गोल्ड की तैयारी थी, इतिहास रचने का मौका था, मगर वजन मेडल पर भारी पड़ा। 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूट गया। इस दुखद खबर से हर कोई मायूस है। 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से 50 किलो भार वर्ग में विनेश डिस्क्वालीफाई हुई। फाइनल में विनेश का सामना अमेरिका की रेसलर सारा से होने वाला था, मगर मुकाबले से ठीक पहले बढ़े हुए वजन की वजह से उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया। इससे पहले विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में जीत के बाद आराम नहीं किया। रात भर जागी, साइकिल चलाई, स्किपिंग की, कड़ी से कड़ी मेहनत की, वजन कम करने का हर जतन किया, पर हर कोशिश नाकाफी साबित हुई। जरा सोचिए, इस चैंपियन रेसलर ने बाल और नाखून तक काट दिए, अपना खून तक निकाला, बावजूद इसके 50 किलो 100 ग्राम तक ही पहुंच पाई। अयोग्य करार दिए जाने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें डिहाइड्रेशन की शिकायत है। विनेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अब पूरा देश यही कह रहा है, गेट वेल सून धाकड़ बेटी, देश को आप पर नाज है। आप चैंपियन थी, चैंपियन हैं और चैंपियन रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश की मेडल की उम्मीद टूटने के बाद हौसला बढ़ाया। पीएम ने अपने पोस्ट में विनेश को चैंपियंस की चैंपियन बताया। पेरिस ओलंपिक से जैसे ही विनेश फोगाट की ये तस्वीरें और खबर भारत के सामने आई कि फोगाट को वजन की वजह से मुकाबले से बाहर कर दिया गया है, हर कोई हैरान हो गया। पीएम मोदी ने भी इस पर चिंता जाहिर की। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज जो हुआ वो दुखद है। फोगाट के लिए ये किसी सपने के टूटने जैसा है। वो कई चैंपियंस को पछाड़कर यहाँ फाइनल मुकाबले तक पहुंची थी। विनेश के दर्द को पीएम ने भी महसूस किया और फोगाट का हौसला बढ़ाया। अपने पोस्ट में पीएम ने कहा कि विनेश, आप चैंपियंस की चैंपियन हो। विनेश, आप भारत का गौरव हो। आप हर भारतीय के लिए प्रेरणा हो। विनेश के मुद्दे को लेकर पीएम ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से बात की और विदेशी धरती पर भारत के साथ हुए इस रवैये पर विरोध जताया। विनेश फोगाट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि विनेश ने विश्व चैंपियन को हराने का गौरव हासिल किया। ये दुर्भाग्य विनेश के शानदार करियर में अपवाद है। मुझे उम्मीद है कि विनेश फिर वापसी करेंगी। विनेश फोगाट हमेशा की तरह फिर विजेता बनेंगी। हमारी शुभकामनाएं और समर्थन विनेश के साथ है। विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक से बाहर होने पर देश में तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इससे बहुत बड़ा षड्यंत्र बताया है। राहुल गांधी ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। 140 करोड़ भारतीयों का सपना उस समय टूट गया जब भारत की बेटी विनेश फोगाट को तकनीकी कारणों से फाइनल खेलने से रोक दिया गया। फोगाट को फाइनल में रोकने पर देश भर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है। पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी बहन, खुद को अकेले मत समझना और याद रखना कि आप हमारी चैंपियन थी और आप हमेशा हमारी चैंपियन रहेंगी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज के दिन को खेल के इतिहास का काला दिन बताया।
सुरजेवाला ने कहा कि इसके पीछे बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कौन है जिसे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई, किसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा, किसने किया ताकत का बेजा इस्तेमाल, किसका चेहरा बचाने की कोशिश हुई। सुरजेवाला ने कहा षड्यंत्र का चक्रव्यूह जरूर टूटेगा, वो चेहरे बेनकाब जरूर होंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तकनीकी कारणों की जांच की मांग की है। उन्होंने पूछा है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। और सरकार ने इस पूरे मुद्दे को लेकर आधिकारिक बयान भी दिया है। युवा कार्य एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विनेश फोगाट को लेकर संसद में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा था। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि विनेश की अयोग्यता चौंकाने वाली है। उन्होंने इस मामले को लेकर UWW से भी अपील की है। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dinshaw Patiwala and the Chief Dimission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirements. The IOA is taking every step to ensure that the morale of the contingent remain high. We are sure all Indians will stand with Vinesh and the entire Indian contingent. विनेश फोगाट को लेकर सियासी गलियारे में भी हलचल तेज है। आपको सुनाते हैं आप नेता संजय सिंह और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उस समय वजन हुआ होगा, जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा। अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट, पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है। पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली हैं। आसान काम नहीं है ये। खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं विनेश फोगाट को लेकर। अब आपको सुनाते हैं विनेश फोगाट पर कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा और दीपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं। इंडियन जो टीम थी, मैनेजमेंट कर रही थी, जो देख रहे थे, उन्होंने हमारी जो एक स्टार हैं, जो मेडल जीतने की ओर जा रही हैं, हम ओलंपिक गोल्ड जीत सकते थे इसमें, तो ये क्या कारण हुआ कि वहाँ पहुँचते हुए एकदम कैसे वेट बढ़ गया, कैसे बढ़ा, कैसे बढ़ने दिया? क्या किसी ने ध्यान नहीं किया? क्या उसको बेचारे हमारी एक लड़की को ऐसे छोड़ दिया? तो ये क्या कारण है? इसके ऊपर तो भारत सरकार को, जो ये पूरे हमारे वो हैं ओलंपिक के,
जो मैनेजमेंट है उनको जवाब देना पड़ेगा। कल जो 3 बाउट हुए, कल तीनों बाउट्स में उनका अंडरवेट कैटेगरी के अनुसार उनका जो वजन था वो ठीक था, तो कल के तीनों बाउट ठीक थे। तो ऐसे में जो फाइनल तक वो क्वालिफाई कर गई तो कम से कम सिल्वर के लिए तो उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। और अब सुनिए विनेश फोगाट को लेकर पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी हरभजन सिंह और पूर्व हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह की तरफ से क्या कहा गया। विनेश बहुत पास थी गोल्ड के और हमें लग रहा था कि गोल्ड जीत कर वो आएंगे भारत वापस, और पिछले कुछ दौर जो थे बहुत मुश्किल वाले थे उनके लिए भी, और जो हमने देखे हालात, जिन हालातों से वो गुजरी हैं और उस तरीके से गुजरना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, फाइनल नहीं खेल पाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गुर्दा चाहिए ऐसी चीज़ को बचाने के लिए। का मामला है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस है, वैसे कभी ऐसा होता नहीं है। ऑफिशियल्स को भी ध्यान रखना चाहिए था, कहीं ना कहीं हो सकता वहाँ से गलती हुई हो, लेकिन अभी भी हमें फाइट करके जो है वो उसके लिए जस्टिस जो है वो लेके आना चाहिए। और मैं तो एक और नज़रिए से देखता हूँ इसको कि बाई चांस फाइनल शुरू होने से पहले अगर इंजरी कोई हो जाती है, सीरियस इंजरी हो जाती है, तो प्लेयर अल्टीमेटली सिल्वर मेडल का हकदार तो है, क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले उसके ऊपर ना कोई एलिगेशन है, ना उसके वेट की कोई प्रॉब्लम है। तो मेरा ख्याल है कि इसको हमें फाइट करना चाहिए। और अब सुनिए विनेश फोगाट को लेकर समाजवादी पार्टी नेता डिम्पल यादव और कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा। नहीं, ये बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और मैं समझती हूँ उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुँची हैं। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। विनेश फोगाट जी के मामले में आज प्रधानमंत्री जी ने जो सांत्वना का ट्वीट किया है, देश उनसे सांत्वना के ट्वीट की उम्मीद नहीं बल्कि विनेश फोगाट जी की जीत की बधाई के ट्वीट की उम्मीद करता था। लेकिन आज जितनी जल्दी उन्होंने ट्वीट किया, मुझे लगता है अगर उतना त्वरित गति से उन्होंने खेल मंत्री को और ओलंपिक संघ के बाकी पदाधिकारियों को अगर बुला करके विनेश फोगाट के लिए लड़ने के लिए कहा होता तो मुझे लगता है परिणाम कुछ और होता। विनेश फोगाट के साथ पूरा देश खड़ा है। और इस बीच पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर वापस लौटी शूटर मनु भाकर का दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ढोल नगाड़ों का शोर, फूलों की बरसात, प्रशंसकों की भारी भीड़। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पेरिस से आ रही एक खास मेहमान का इंतजार था। वो मेहमान थी मनु भाकर, देश की होनहार बेटी जिसने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। मनु भाकर जैसे ही एयरपोर्ट के एग्जिट गेट से निकली, उनका स्वागत फूल माला पहनाकर किया गया। ओपन जीप पर मनु भाकर अपने कोच जसपाल राणा के साथ थी। मनु भाकर का स्वागत करने के लिए आए लोग उन्हें फूल माला पहनाते और बुके देते दिखे। मनु लगातार सबको धन्यवाद देती रही, हाथ हिलाकर अभिवादन करती रही। उन्होंने पेरिस में जीते मेडल भी दिखाए। एयरपोर्ट से घर पहुंचने पर केक काटकर उनका स्वागत किया गया। उस समय में तो सिर्फ कोशिश कर रही थी मैं कि अच्छे से अच्छा हो, जितना अच्छा हो सके मैं बस कोशिश करती रहूं प्रदर्शन करने का, और जो मेरी टेक्निक है बस उसको फॉलो करूं। तो इतना ज़्यादा मेडल के बारे में नहीं सोच रही थी। आज की एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान से सियासी बवाल मचा हुआ है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश जैसा हाल हो सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के एक बयान के बाद सियासी बवाल है। सलमान खुर्शीद ने कहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। हमारे देश में चीजों को उस तरह से फैलने से रोका जा सकता है जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ। यहाँ कश्मीर में सब कुछ सामान्य दिख सकता है, यहाँ सब कुछ सामान्य लग सकता है। हम जीत का जश्न मना रहे होंगे। कुछ लोग मानते हैं कि 2024 की सफलता मामूली थी, लेकिन शायद बहुत कुछ करने की जरूरत है। सच तो ये है कि नीचे नीचे कुछ पक रहा है।
खुर्शीद के बयान पर जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। खुर्शीद ने कहा, हमें जो भी कहना था वो कह दिया। Please ask my party. My freedom not to say. I say whatever I say in public, never in private. बीजेपी ने सलमान खुर्शीद के बयान पर प्रहार किया है। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या ये भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है? और सवाल ये भी बनता है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर फिर से सवाल खड़ा किया जा रहा है? अरे मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की संस्थाओं के खिलाफ आप क्यों उतरते हैं? सलमान खुर्शीद के बाद सज्जन वर्मा का भी विवादित बयान सामने आया। एमपी कांग्रेस के नेता सज्जन वर्मा ने कहा कि जनता पीएम निवास पर भी कब्जा कर लेगी। तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। भारत का नंबर है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा के इस बयान पर सियासी उबाल आ गया है। एमपी से लेकर दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दी। वर्मा के इस बयान को बीजेपी जनता को भड़काने वाला बता रही है और देश से माफी मांगने को कहा है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बाद कांग्रेस के बयान पर बीजेपी के साथ साथ एमएनएस ने भी चिंता जाहिर की है। एमएनएस ने देश में छिपे बैठे अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है, वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खींच बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है, वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, हमको उन्हें ढूंढ ढूंढ के पकड़ना पड़ेगा, मनसे स्टाइल से फिर उनको वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा। इस बात का वो ध्यान रख। भारत में एक सक्षम लोकशाही है, लोकशाही को मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है। ऐसे विचार खुर्शीद साहब के ही हो सकते हैं, और जो खुर्शीद बनने जा रहे हैं इससे राउत साहब के हो सकते हैं। बांग्लादेश 3 दिन से सिसक रहा है, पूरा मुल्क दंगों की आग में जल रहा है, और इस अराजकता के बीच आज ढाका में खालिदा जिया की बीएनपी ने शक्ति प्रदर्शन किया। तस्वीरें ढाका में हुई बीएनपी रैली की हैं। खालिदा जिया की पार्टी ने आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद इस रैली से बड़ा संदेश दिया गया। बीएनपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने नेता की रिहाई का जश्न मनाया। इस रैली में शेख हसीना के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से खालिदा जिया इस रैली को संबोधित नहीं कर पाई, मगर मंच से बीएनपी के ज्यादातर नेताओं ने बांग्लादेश में हुई अराजकता के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया। ढाका में जारी सियासी खेल के बीच बीते 3 दिनों से पूरा बांग्लादेश जल रहा है। बेकाबू दंगों में अब तक 440 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तो खालिदा जिया की पार्टी अवामी लीग के 20 नेताओं के शव अब तक मिले हैं। बांग्लादेश के 100 से ज्यादा इलाकों में हिंदुओं पर हमले हुए हैं। जमकर लूटपाट, मारपीट और बर्बरता की गई। पूरे मुल्क में कम से कम 10 हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए। हिंदू समुदाय के सैकड़ों घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश के पूर्व काउंसलर मोहम्मद शाह के घर में भी आग लगाई गई, तो बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ भारत में भारी नाराजगी है। जम्मू में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। बांग्लादेश में जारी हिंसा में हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू मंदिरों में आग लगाई जा रही है, उनकी संपत्तियों में तोड़फोड़ की जा रही है, उनमें आग लगाई जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर देश में गुस्सा भड़क गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में डोगरा फ्रंट ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पुतला जलाकर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित रास्ता देकर भारत लाया जाए और पश्चिम बंगाल में बसाया जाए।
हिंदुओं को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदुओं को नुकसान करने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदुओं की मंदिरों को जलाया जा रहा है, बहु बेटियों की इज्जत को लूटने का प्रयास किया जा रहा है और हम चुप करके बैठे हुए हैं। श्रीमान मोदी जी, सेफ पैसेज हिंदुओं को दो, हिंदुओं के अलावा कोई नहीं आना चाहिए और उन सबको बंगाल के अंदर बसाओ। और बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन जारी है। बीते 3 दिन में हिंदुओं पर हमलों की सैकड़ों घटनाएं सामने आई हैं। अराजक भीड़ हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बना रही है। ये ताजा रिपोर्ट देखिए। धू कर जलते घर, खाक होते मकान, आग की उठती लपटें। तस्वीरें बांग्लादेश के छत्रगाम जिले की है। इस इलाके में चुन चुनकर हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। पहले हिंदू परिवारों को घरों से बाहर निकाला गया और फिर कट्टरपंथियों की हैवानियत शुरू हो गई। घर में रखे सामान को लूटा गया, लोगों को पीटा गया, हर तरफ चीख पुकार मच गई। हिंदुओं के एक एक घर को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश के छत्रगाम जिले में हिंदुओं के 10 से ज्यादा घर फूंक दिए गए, लेकिन कोई बचाव में नहीं आया। पुलिस प्रशासन ने कोई मदद नहीं की तो मुस्लिम समुदाय के बाकी स्थानीय लोग भी तमाशा देखते रहे। हिंदुओं के आशियाने तहस नहस हो गए। सदियों से जोड़ी गई पूंजी कुछ घंटों में बर्बाद हो गई। सारे हिंदू परिवार अब सड़कों पर आ गए हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दिनाजपुर के हिंदू बहुल गांव में भी दंगाइयों ने कोहरा मचा दिया। दिनाजपुर के जयगंज गांव में हिंदुओं पर हमले किए गए। 50 से ज्यादा कट्टरपंथियों की टोली इस गांव में पहुंची और हिंदुओं के मकानों को फूंकना शुरू कर दिया गया। हिंदुओं के घर धू कर जल गए, सब कुछ खाक हो गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। हिंदुओं और अहमदिया मुसलमानों के साथ हुई बर्बरता की ये रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखिए। बांग्लादेश में हर तरफ अराजकता फैली है। बांग्लादेश की सड़कों पर ना तो आर्मी नजर आ रही है, ना ही पुलिस में इतनी हिम्मत बची है कि जुल्म को रोक सके। तस्वीरें बोगरा की है, जहां पर हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। यह तस्वीर बांग्लादेश के ब्रहड़बारिया इलाके की है, जहां पर कुछ युवक हिंदुओं की मार्केट की एक दुकान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उपद्रवी हिंदुओं के घरों को निशाना बना रहे हैं। वहां पर लूटपाट की जा रही है। बांग्लादेश के जसौर में हिंदुओं के घरों को लूटा गया। दंगाई सारा सामान अपने साथ लेकर गए। कीमती गहनों और अन्य सामान को लूटा गया। कुछ हिंदू परिवारों ने दंगाइयों का विरोध किया तो उनसे मारपीट की गई। महिलाओं की गुहार से भी इन दंगाइयों का दिल नहीं पसीजा। हिंदू परिवारों के दशकों की मेहनत कुछ ही देर में बर्बाद हो गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के अलावा अहमदिया मुसलमान भी निशाने पर। उपद्रवियों ने अहमदनगर की एक मस्जिद और स्कूल पर धावा बोला और इसके आसपास के 70 घरों पर हमला बोला। घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस हमले में 18 अहमदिया मुसलमान जख्मी। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों और दुकानों को जलाने की खबरें विचलित करने वाली हैं। ढाका के कुछ इलाकों में भी हिंदुओं के घरों दुकानों के साथ एक मंदिर को टारगेट किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। हर तरफ दंगों किया, कट्टरपंथियों का उत्पात, दंगाइयों पर खून सवार, हर तरफ हिंदुओं की चीख पुकार, चीत्कार। बांग्लादेश के 30 जिलों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया है। हिंदू मंदिर और हिंदुओं के घरों को दंगाई चुन चुन कर बर्बाद कर रहे हैं, जला रहे हैं, फूंक रहे हैं। आग की लपटों में इंसानियत झुलस गई है। सब कुछ तबाह और बर्बाद हो रहा है। हिंदू समुदाय परेशान है, दुखी है, सब कुछ सहने पर मजबूर है। कोई कुछ नहीं कर पा रहा। सब कुछ जल रहा है, बर्बाद हो रहा है। इंसानियत दम तोड़ रही है। मंदिरों में आग लगाई जा रही है, उन्हें तबाह किया जा रहा है। इस हिंदू मंदिर को कट्टरपंथियों ने अचानक से घेर लिया। इस मंदिर में जमकर लूटपाट हुई और फिर आग के हवाले कर दिया गया। कुछ हिंदू समुदाय के लोगों ने कट्टरपंथियों को रोकने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस्कॉन मंदिर के पुजारी ने कहा कि वो मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बांग्लादेश में हो रही हिंसा का एक और दुखद पहलू, कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं के अलावा भारतीय संस्कृति से जुड़ी तमाम इमारतों को भी निशाना बना रही है। देखिए बांग्लादेश के कुछ और इलाकों से आई दंगों की ये रिपोर्ट। अब इन तस्वीरों को देखिए। ढाका के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र को खाक किया जा चुका है। आग की लपटों ने सांस्कृतिक केंद्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सांस्कृतिक केंद्र में कट्टरपंथियों ने पहले लूटपाट किया और फिर इस इमारत को आग के हवाले कर दिया। अब यह सांस्कृतिक केंद्र पूरी तरह से खाक हो चुका है। ढाका के साहापुर में भी हिंदू अल्पसंख्यकों के घर पर हमले किए गए। हिंसा और दंगों की वजह से साहापुर में हिंदू परिवार रात भर सो नहीं पाया। इस इलाके में कट्टरपंथियों ने जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। हिंदू महिलाएं और बच्चे चीखते चिल्लाते रहे, किसी ने उनकी मदद नहीं की। साथ ही इस इलाके में हिंदुओं के कारोबार पर भी प्रहार किया गया। साहापुर इलाके में दुकानों पर हमला किया गया और लूटपाट की गई। हिंदू परिवारों का सब कुछ तहस नहस कर दिया गया।
बांग्लादेश सिलहट में भी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। कट्टरपंथियों की भीड़ ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। इन तस्वीरों को आप देखिए, एक हिंदू के घर पर हमला किया गया, इस घर को आग के हवाले कर दिया गया। घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई, तो बाकी हिंदू परिवार भी खौफ से सहमे हुए हैं। और बांग्लादेश के नीलफामारी में हिंदुओं के मकानों और दुकानों को फूंक दिया गया। तो बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर में हिंदू परिवार के घर और दुकानें जलकर खाक हो चुकी हैं। दोनों इलाकों से आई कलेजा चीर देने वाली ये रिपोर्ट। चीख पुकार, चीत्कार, बचाने की गुहार, इंसानियत की हत्या, कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें बांग्लादेश के नीलफामारी जिले में हुई हिंसा की हैं। इस इलाके में चुन चुनकर हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया गया, सामान लूटा गया, घरों में तोड़फोड़ हुई, दुकानों में लूटपाट की गई। हिंदू परिवारों की आंखों के सामने ही सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। दशकों की मेहनत धू धू कर जल गई। आगजनी के बाद दंगा ब्रिगेड मौके से भाग गई। हिंदू परिवार सहमे हुए हैं। बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर का विभत्स मंजर देखकर भी कलेजा बैठ गया। देखिए इन तस्वीरों को। हिंदू व्यापारी राजन चंद्रा का घर धू धू कर जल रहा है, दुकान भी खाक हो चुकी है, मकान और दुकान से धुएं का गुबार उठ रहा है। राजन चंद्रा का सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। दशकों की मेहनत दंगों की भेंट चढ़ गई। कट्टरपंथियों ने इस हिंदू परिवार की सभी उम्मीदों को आग के हवाले कर दिया। अब पूरे गांव में मातम पसरा है। हिंदू परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा की गारंटी देने में फेल साबित हो रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट की बड़ी बैठक चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हो रही है बैठक, जिसमें राहुल गांधी मौजूद हैं, उद्धव ठाकरे मौजूद हैं, आदित्य ठाकरे हैं और संजय राउत भी मौजूद हैं। इधर अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे कि बीजेपी की भी एक अहम बैठक चल रही है और अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट की बड़ी बैठक हो रही है। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुमार, क्या जानकारी, कितनी देर पहले बैठक शुरू हुई है? ये अब से तकरीबन 15 मिनट पहले ये बैठक शुरू हुई है और इस बैठक में उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और संजय राउत मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। अहम बात यह है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के एक बातचीत होनी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शरद पवार से भी मुलाकात हुई है। तो ऐसे में जो तीनों दलों के मुखिया हैं एक तरीके से, वो आपस में चर्चा करके इन दो बातों पर अंतिम फैसला करेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है की राज्य इकाई है वो और उद्धव ठाकरे की जो पार्टी के राज्य के नेता हैं, तो दोनों ही ज्यादा सीटें लड़ना चाहते हैं महाराष्ट्र में। ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा और सीटें कौन कितनी लड़े, इसको लेकर के एक अंतिम फैसला इस बैठक में होने की उम्मीद लगाई जा रही है। कुमार, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उधर संसद भवन में भी ये महत्वपूर्ण एक बैठक बीजेपी की चल रही है, जिसमें ये तय किया जा रहा है कि संसद और जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर कैसे आगे डील किया जाए। और साथ ही अब कांग्रेस और उद्धव गुट की ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चर्चाएं जारी हैं। और खबर यह है कि केंद्र सरकार सदन में वक्फ बोर्ड में सुधारों को लेकर कल बिल पेश कर सकती है। इस मसले पर जिस तरह विपक्षी दलों का रुख दिख रहा है, इससे सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में बड़ा बदलाव करते हुए इसे आम मुसलमानों के लिए ज्यादा उपयोगी बनाने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की प्राथमिकता इस बिल को आम सहमति से सदन में पारित कराकर गरीब मुस्लिम, मुस्लिम महिला और अनाथ मुस्लिम आदि को न्याय दिलाना है। अगर सदन में इस बिल पर आम सहमति नहीं बनी तो सरकार चर्चा के लिए किसी संयुक्त समिति को भी भेज सकती है। इस बिल पर पिछले 2 महीने में सरकार ने लगभग 70 ग्रुप से विचार विमर्श किया है। बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से निजात दिलाना है। वक्फ के पास देश में सबसे बड़ी चल और अचल संपत्ति है। बताया जा रहा है कि 2009 तक वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी। महज 13 साल में वक्फ की जमीन दोगुनी हो गई। आज की तारीख में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 195 के बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन कर वक्फ बोर्डों को और ज्यादा अधिकार दिए थे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है और बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे।
इसमें झारखंड के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के प्रभारी भूपेंद्र यादव और मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे। खबर यह भी है कि किसानों के मुद्दे पर इस बैठक में अहम बातचीत हुई है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या खबर? जी देखिए, जिस तरह से किसानों के मुद्दे को बड़ा बनाया जा रहा है, खासतौर से जहाँ पर जो चुनावी राज झारखंड हो या फिर हरियाणा हो या फिर पंजाब हो, हरियाणा में और पंजाब के बॉर्डर पे अभी भी किसान जो है धरने पे बैठे हैं अपनी मांग को लेकर, और लगातार कांग्रेस पार्टी और खासतौर से राहुल गांधी किसानों से मिल रहे हैं। कल भी किसानों से राहुल गांधी मिले थे, कुछ दिन पहले भी किसानों से मिले थे और उन किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देने का भरोसा दिया था। और कांग्रेस यहाँ पे प्लान कर रही है कि अगले सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल भी इस संबंध में लेकर आएगी। तो ऐसे में सरकार की और खासतौर से बीजेपी की क्या चुनावी रणनीति रहेगी, तमाम मुद्दों को लेकर जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव और शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर इनकी बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि जो किसानों के जो मुद्दे हैं उसको जल्द से जल्द एड्रेस किया जाएगा। हालांकि सरकार का ये भी कहना है कि किसानों के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और तमाम जो फैसले और कदम उठाए गए उनसे सीधा किसानों को फायदा दिया जा रहा है। हाँ, कुछ राजनीतिक दल है, मसलन कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, वो किसानों को भड़का रही है और उसमें राजनीति करी। लेकिन सरकार का ये कहना है कि किसानों को लेकर जो भी जरूरी हित में कदम होंगे सरकार उसको उठाएगी। जी शुक्रिया आनंद, पूरी जानकारी के लिए आपका। और इस बीच खबर यह है कि 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च करेंगे प्रशांत किशोर। टीवी9 पर प्रशांत किशोर ने बताया पूरा फ्यूचर प्लान। प्रशांत किशोर ने कहा सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 2025 में बिहार में सरकार बनाने का भी उन्होंने दावा किया है। नीतीश को अगले चुनाव में 20 सीट भी नहीं मिलेगी, प्रशांत किशोर ने ये दावा भी किया है। राजनीतिक रणनीतिकार यानी कि राजनीतिक पार्टियों को और नेताओं को जीत की तरकीब बताने वाले प्रशांत किशोर अब खुद राजनीति में एंट्री मारने वाले हैं। कभी हम लोगों ने देखा कि ये तथाकथित जंगल राज, कभी तथाकथित सुशासन, अब आप कह रहे हैं जनसुराज। ऐसे में आपकी पार्टी के लिए, जो पार्टी बनने वाली है, जो आपका अभियान है, अपने लिए क्या संभावना देखते हैं? बल्कि मैं तो ये पूछूंगा कि बिहार के लोग किसी विकल्प के लिए तैयार हैं भी कि नहीं? मैं लोगों को जनसुराज ये बता रहा है कि आपने वोट चाहे जिसको भी दिया, जिस बात के लिए वोट दिया वो आपको थोड़ा कम या ज़्यादा मिला है, लेकिन मैंने गांव-गांव जाकर ये पूछा है कि अपने बच्चों के सर पे हाथ रखकर बोलो कि क्या तुमने कभी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया? और 5300 से ज़्यादा गाँव में 2 साल में जाने के बाद आज तक मुझे किसी एक आदमी ने भी नहीं कहा कि ना भैया हमने पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट दिया। तो जनसुराज अभियान का जो पहला लक्ष्य है कि पहले लोगों को ये बताएं कि तुमको पढ़ाई रोजगार क्यों नहीं मिला। इसलिए नहीं कि तुमने लालू को दिया, कि नीतीश को दिया, कि मोदी को दिया, इसलिए कि तुमने कभी इस चीज के लिए वोट ही नहीं दिया। तो जनसुराज की जो सीख है कि आप वोट चाहे जिस किसी को दें, जिस विषय के लिए दे रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। लोग को बात ये समझ में आती है कि ना भैया बात तो ये ठीक है, कहते भैया ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग इन तीनों को नहीं देना, ये लोग तो ठगा है, विकल्प होना चाहिए। आपने कहा बदलाव के लिए क्या तैयार रह गया? मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 2/3 से ज्यादा लोग बिहार में आज बदलाव चाहते हैं, नया विकल्प चाहते हैं। वो चाहे भाजपा का समर्थक है, राजद का है, नीतीश का है चाहे किसी का समर्थक, बदलाव सब चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जितने लोग बदलाव चाहते हैं वो जनसुराज चाहते हैं, लेकिन बदलाव सब चाहते हैं। आप किसी भी गांव में जाके रैंडम 10 लोगों से बात कीजिए, लेकिन आप उनकी चाहत को कैसे? नहीं, मैं आ रहा हूं उस पर। बदलाव सब चाहते हैं कि भैया बिहार बहुत हो गया, 30-32 साल कितना दिन देखेगा, बदलाव होना चाहिए। अब मुसीबत है कि भाई वो बदलाव कौन करे, कौन विकल्प बने? प्रशांत किशोर बने, कोई व्यक्ति बने, कोई परिवार बने, कोई जाति समूह बने, कोई धर्म बने? हमने कहा नहीं, जिसको बदलाव चाहिए वो सब आदमी साथ में आओ, दल बनाओ। तो लोगों ने कहा भैया ये तो ठीक है, लेकिन हमको तो ये समझ नहीं है राजनीति का, ये व्यवस्था कैसे बनेगी, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, पैसा कैसे आएगा, पार्टी कैसे चलेगा? तो हमने कहा भाई यही काम तो हम जीवन भर करते रहे हैं। दलों को हम यही बताते थे कि तुम अपना संगठन कैसे बनाओ, चुनाव प्रचार कैसे करो, उम्मीदवारों का चयन कैसे करो, भाषण क्या दो, क्या नारा लगाओ, क्या स्लोगन दो, क्या मैनिफेस्टो बनाओ। तो काम मैं वही कर रहा हूं जो पहले कर रहा था। फर्क बस इतना है कि पहले ये काम मैं दलों के लिए, नेताओं के लिए कर रहा था, अब मैं ये काम बिहार की जनता के लिए कर रहा हूं कि भाई आप साथ में आओ, दल बनाओ और हम आपकी मदद करेंगे, आप चुनाव जीत जाओगे। 2 तारीख को जो दल बन रहा है वो प्रशांत किशोर नहीं बना रहे, उस दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं हो रहे हैं।
वो बिहार के 1 करोड़ लोग आकर, जब ये अभियान 2 साल चला, 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऑलरेडी इस बात को साइन कर चुके, अपना सारा क्रेडेंशियल सबमिट कर चुके कि भैया विकल्प बनाने के लिए मैं जुड़ना चाहता हूँ। 1 करोड़ लोग मिलकर ये दल बना रहे हैं और वही लोग मिलकर इस दल का संविधान बनाएंगे, वही लोग इसके नेता का चुनाव करेंगे, इसकी प्राथमिकताओं को तय करेंगे। हमारी भूमिका सूत्रधार की है, उसकी मदद करने की है ताकि ये व्यवस्था बने। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के टोंक में एक बस ड्राइवर के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है। एसडीआरएफ का एक जवान अपनी जान पर खेलकर लोगों की मदद करता दिखा। राजस्थान के टोंक के रेस्क्यू ऑपरेशन की दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। मामला टोंक जिले के मालपुरा का है। रोडवेज बस रात करीब 2:30 बजे बिना सवारियों को लिए टोडा रायसिंह से मालपुरा होते हुए जयपुर जाने के लिए रवाना हुई। स्थानीय लोगों की चेतावनी को अनदेखा कर बस चालक ने सड़क पर चल रहे टोडी सागर के ओवरफ्लो में बस को उतार दिया। करीब 3 फीट ऊपर चल रहे बहाव के बीच बस आगे जाकर सड़क के कटान में फंस गई। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम मदद के लिए पहुंची। देखिए, एसडीआरएफ का एक जवान अपनी जान पर खेलकर मदद के लिए पहुंचा। एसडीआरएफ के जवान रस्सी ट्यूब और लाइट जैकेट लेकर अपनी जान जोखिम में डालकर बस तक जैसे तैसे पहुंचे। इस बीच ड्राइवर भी पीछे की खिड़की से निकलकर आगे पहुंचा। घबराहट में ड्राइवर ट्यूब के बाहर कूद गया, रस्सी नहीं पकड़ पाया। जवान ने हाथ पकड़ा लेकिन वो छूट गया। बस चालक की घबराहट ने एसडीआरएफ जवान की मेहनत पर भी पानी फेर दिया और बस चालक की जान नहीं बच पाई। राजस्थान में पिछले 3 दिनों की बारिश की वजह से पाली समेत कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो चुकी है और पानी में एक युवक के बहने से जान भी चली गई। एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है। राजस्थान के पाली के सजोद सिटी की ये तस्वीरें हैं, जहां बताया जा रहा है कि गुड़िया नदी में एक युवक बह गया, उसकी तलाश की गई। काफी तलाश करने के बाद एसडीआरएफ की टीम को एक जगह झाड़ी के पास शव होने का शक हुआ। एसडीआरएफ की टीम ने झाड़ी के पास बांस के सहारे तलाश की, जहां पर युवक का शव मिला। बताया जाता है कि पानी में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। कई सड़कों पर पानी भर गया है। 24 घंटे के दौरान 50 से ज्यादा लोगों का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि खाड़ा बांध ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे बाढ़ के हालात काफी गंभीर हो रहे हैं। देख सकते हैं कि पाली के कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग अपने सामान को बचाने के लिए घर से पानी बाहर निकालने में जुटे हैं। पिछले 3 दिनों तक पाली के साथ ही जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर में भारी बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से आज भी थोड़ा मौसम साफ रहने की संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के फलौदी में जल जमाव से हालात इस कदर बिगड़े हैं कि पुलिस वाले तैरकर थाने में ड्यूटी के लिए जाने को मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। सिपाही जी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। बारिश के पानी की वजह से वर्दी ना भीगे, इसके लिए उन्होंने देखिए क्या जुगाड़ लगाया। नाव नहीं मिली तो ट्यूब का सहारा लिया, पतवार नहीं मिली तो वाइपर और लकड़ी ही उठा लिए और शुरू हो गए। थाने तक आना किसी वैतरणी पार करने से कम नहीं। ये तस्वीरें हैं राजस्थान की फलौदी की, जहां पर देखिए लोहवट थाना परिसर में किस तरह से पानी भरा है। पानी को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों ने देखिए बालू और मिट्टी के बोरे भी लगाए, लेकिन पानी ने हर बांध को तोड़ दिया। पूरा थाना परिसर पानी में डूब गया। बारिश का पानी कानून के दरवाजे को भी नहीं छोड़ रहा। परिस्थितियां विषम है, लेकिन कानून को अपनी पहरेदारी करनी है। इसलिए सिपाही जी ड्यूटी के लिए ऐसे ही आ जा रहे हैं। बताया जाता है कि फलौदी में पिछले 2 दिनों में 190 मिलीमीटर पानी बरसा, जिससे कई कॉलोनियों में पानी भर गया। नई सड़क पुलिस थाना रोड संगीत कॉलोनी में करीब 5 से 8 फीट तक पानी भर गया। ऐसे में क्वार्टर से ऑफिस आने जाने के लिए पुलिसकर्मी ट्यूब का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। और यूपी के प्रयागराज में बड़े हनुमान जी मंदिर तक गंगा और यमुना नदी का पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से मंदिर को बंद करना पड़ा है। ये तस्वीरें धर्म और आध्यात्म की संगम नगरी प्रयागराज की है। यहाँ पर गंगा यमुना नदी का पानी घाटों को पार कर गया है। नदी किनारे देख सकते हैं घुटनों तक पानी आ गया है, जिससे आसपास की दुकानों में पानी घुस गया है। यमुना में आई बाढ़ के बाद रामघाट समेत कई घाट डूब गए। कई मंदिरों तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। ये तस्वीरें बड़े हनुमान जी के मंदिर के पास की है। बड़े हनुमान जी के मंदिर की तस्वीरें आप देखिए। मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब गया है। हनुमान जी की प्रतिमा गंगा जल में पूरी तरह से डूबी है। पूजन के बाद गर्भगृह बंद कर दिया गया है। अब बाढ़ का पानी हटने पर ही श्रद्धालुओं को
दर्शन मिल पाएगा। मान्यता है कि गंगा मैया जिस साल हनुमान जी तक पहुंचती हैं, विश्व कल्याण का ये संकेत होता है। आज हनुमान जी महाराज को स्नान कराने जब गंगा मैया आई है तो हमने गंगा मैया के आरती करके घड़ी घंटालों के द्वारा, षोडशोपचार के द्वारा, दही दूध घी से स्नान करा के, मधु स्नान करा के गंगा मैया को हनुमान जी तक ले आया गया। ऐसी मान्यता है कि जिस वर्ष यहाँ हनुमान जी स्नान करते हैं उस वर्ष समस्त विश्व का कल्याण करते हैं। तो हम आज हनुमान जी महाराज को शयन करवाते समय यही प्रार्थना की गई कि समस्त विश्व का कल्याण करें, ऐसी आपदाओं में सबकी रक्षा करें। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पुराना पुल ढहने से मुश्किलों का सैलाब आ गया है। वहीं जम्मू में सुबह से हो रही बारिश भी मुश्किल बढ़ाती जा रही है। खबर वाराणसी से भी है, जहां गंगा उफान पर है। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें कर्नाटक के कारवार की हैं। उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार में पुल ढहने से हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर सदाशिवगढ़ को कारवार से जोड़ने वाला पुराना काली पुल अचानक ढह गया, जिससे रूट पर यातायात ठप पड़ा है। तो इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है। बाकी लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। प्रशासन की मुस्तैदी से कई लोगों को सैलाब के खतरे से बचा लिया गया। ये तस्वीरें जम्मू की है। जम्मू में बारिश की वजह से जनजीवन पर असर पड़ा है। जम्मू के कई इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में सड़कों पर जलजमाव भी हुआ है। तस्वीरें वाराणसी के नमो घाट की है, जहां गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। राजघाट भी पानी के सैलाब में लबालब नजर आया। वाराणसी में 24 घंटे में 1.13 मीटर ऊपर गंगा का पानी आ चुका है। हर घंटे 7 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि वाराणसी में अगले 2 से 3 दिन तेज बारिश होगी। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गंगा के घाटों पर नजर रखी जा रही है। इधर सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सेना की ओर से बनाया गया अस्थायी पुल भी देर रात बह गया। मंदाकिनी नदी का यहाँ पर पुल बना था, जो तेज बहाव में बह गया। 2 तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से केदार घाटी में तेज बारिश की वजह से फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें हो रही थी। सेना ने 2 अस्थायी पुलों का निर्माण किया था, जिससे होकर लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। एक बार फिर मूसलाधार बारिश के कारण और गरुड़ चट्टी के पास लैंडस्लाइड हुई, जिसमें एक पुल पानी और मलबे के साथ बह गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुल के नीचे अब भी मंदाकिनी नदी का पानी किस तरह से उफान मार रहा है। बताया जाता है कि सेना एक बार फिर इस जगह पर पुल बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि आवागमन बहाल हो सके। केदार घाटी में 31 जुलाई को आई आपदा के बाद से केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग के पड़ावों पर फंसे सभी तीर्थयात्रियों को 7 दिनों के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया है। सर्च अभियान के दौरान 4 शव भी निकाले गए हैं। इस बीच आज से केदारधाम में हेलीकॉप्टर की सेवा के जरिए केदारनाथ यात्रा शुरू हो गई है। यात्रियों को हेलीकॉप्टर की किराए में 25% तक की रियायत दी जाएगी। हालांकि जगह जगह मार्ग ध्वस्त होने के कारण अभी पैदल यात्रा स्थगित रहेगी।